क्या आपका भी लाखों का पेंशन एरियर कहीं अटका हुआ है, या फिर 8वें पे कमीशन में जो 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग हो रही है उसकी असली सच्चाई क्या है? आज हम उन बड़े बदलावों की बात करेंगे जो सीधा आपकी जेब और परिवार के भविष्य से जुड़े हैं। जय हिंद, स्वागत है आपका सरकारी साथी पर। आज की ये चर्चा ना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हम सीधे उन मुद्दों की गहराई में जाएंगे जिनका असर हर महीने आने वाले सैलरी और पेंशन पर पड़ता है। बिल्कुल, और देखिए सिस्टम कैसे काम करता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात कि जब सिस्टम काम नहीं करता है ना, तो उससे कैसे ठीक किया जाता है। इस पर हम आज विस्तार से बात करेंगे। हाँ, आज हम बात करेंगे मई महीने की पेंशन में होने वाले बदलावों की, और जो डीए और डीआर के ताजा अपडेट्स है ना उन पर। राइट, और लाखों रुपए के एरियर के जो असली केसेस सामने आ रहे हैं वो भी डिस्कस करेंगे। साथ ही 8वें पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर का जो अंदरूनी गणित है उसे पूरी तरह से डिकोड करेंगे। और अंत में एक बेहद भावुक लेकिन बहुत जरूरी मुद्दे पर भी बात होगी। मेरा मतलब है फौजी परिवारों के हक में आया एक ऐतिहासिक कोर्ट का फैसला। तो शुरुआत वहीं से करते हैं, जिसका सीधा असर इसी महीने बैंक अकाउंट पर दिखने वाला है। जी, मई महीने की पेंशन को लेकर काफी हलचल है, और अच्छी बात यह है कि यह हलचल पूरी तरह से सकारात्मक है। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहली खुशखबरी तो यही है कि मई महीने की पेंशन बढ़े हुए रेट पर मिलने वाली है। अच्छा, मतलब जो महंगाई भत्ता है यानी डीए और जो महंगाई राहत है डीआर, वो अब 60% के प्रभावी स्तर पर आ चुका है ना? एकदम सही। इसका सीधा मतलब है कि पिछले महीने के मुकाबले इस बार बेसिक पे के ऊपर जो भत्ते लग कर आते हैं वो ज्यादा होंगे। तो बेसिक पे और महंगाई भत्ते का ये गणित एक तरह से बढ़ती महंगाई के असर को कम करने का तरीका है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि इस बार पेंशन 2 दिन जल्दी भी आ रही है। हाँ, अमूमन तो ये महीने के आखिरी वर्किंग डे पर आती है, लेकिन इस बार 29 मई को ही खाते में पेंशन क्रेडिट हो जाएगी। शेड्यूल के हिसाब से इस बार भुगतान जल्दी हो रहा है। अरे वाह! महीने के अंत में जो एक अनिश्चितता रहती है ना, खासकर जब 1 तारीख को कई सारे बिल और ईएमआई कटने होते हैं, तो पेंशन का 2 दिन पहले आना एक बहुत बड़ी राहत है। हाँ, और देखिए यहाँ से ये मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। पेंशन का जल्दी आना और बढ़े हुए रेट पर आना तो समझ आता है, लेकिन पेंशन के भुगतान से पहले ही ना कई पेंशनर्स के खातों में एरियर का पैसा भी आना शुरू हो गया है, और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। हाँ, मैंने भी सुना है कुछ केसेस में तो ये 2 लाख रुपए से भी ज्यादा का है। अचानक से एरियर के नाम पर इतना बड़ा अमाउंट कैसे आ रहा है? मतलब क्या ये कोई नियमित प्रक्रिया है या इसके पीछे कुछ खास कारण है? देखिए, ये कोई अचानक होने वाला मैजिक नहीं है। इसके पीछे कई सालों की गलतियां और फिर उन्हें सुधारने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। अच्छा, तो मतलब फाइलों का चक्कर है पूरा। हाँ, इसे एक असली मसले से समझते हैं। सिपाही ओम प्रकाश जी का केस बहुत ही सटीक उदाहरण है। वो 1990 की भर्ती थे और 2007 में रिटायर हुए थे। यानी 1990 से 2007 तक की एक लंबी सर्विस रही उनकी। बिल्कुल। अब हाल ही में 4 मई 2026 को उनका एक नया पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर रिवाइज होकर आया। जब उनके पुराने पीपीओ की बारीकी से जांच की गई ना, तो उसमें एक बहुत बड़ी क्लेरिकल गलती सामने आई। कैसी गलती? उनकी डिस्चार्ज डेट 31 अक्टूबर 1979 लिखी हुई थी। वेट अ मिनट, 1990 की भर्ती और 1979 का डिस्चार्ज। कोई इंसान भर्ती होने से 11 साल पहले रिटायर कैसे हो सकता है? वही तो। ये तो कागजों में सीधे सीधे टाइम ट्रेवल हो गया। हाँ, यही सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना है। क्लेरिकल गलतियां सालों तक फाइलों में दबी रहती हैं, लेकिन आपको बता दूं, ओम प्रकाश जी का सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान डिस्चार्ज डेट की वजह से नहीं हो रहा था। अच्छा, तो फिर किस वजह से हो रहा था? वो हो रहा था उनकी डिसेबिलिटी परसेंटेज की वजह से। डिसेबिलिटी परसेंटेज मतलब जो मेडिकल बोर्ड ने प्रतिशत तय किया होगा, उसे फाइलों में गलत दर्ज कर दिया गया। एग्जैक्टली। असल में मेडिकल बोर्ड के हिसाब से उनकी डिसेबिलिटी 60% थी। अब रक्षा मंत्रालय के जो नियम है ना, उनके तहत एक ब्रॉड बैंडिंग का नियम होता है। ये ब्रॉड बैंडिंग क्या है? थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? इसका मकसद ये है कि मेडिकल असेसमेंट में जो मामूली अंतर आते हैं उन्हें एक स्टैंडर्ड स्लैब में रखा जाए ताकि कर्मचारी को नुकसान ना हो। नियम कहता है कि 50 से 75% के बीच की डिसेबिलिटी को राउंड ऑफ करके 75% माना जाना चाहिए। ठीक है, तो ओम प्रकाश जी के केस में उन्हें 60% के हिसाब से 75% मिलना चाहिए था।
लेकिन पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से उन्हें मिल कितना रहा था? उनके पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से उन्हें सिर्फ 30% डिसेबिलिटी दी जा रही थी, जिसे राउंड ऑफ करके 50% किया गया था। अरे बाप रे। हाँ, यानी हकीकत में उनका हक 75% का था, लेकिन उन्हें सालों से सिर्फ 50% डिसेबिलिटी अलाउंस मिल रहा था। ये तो हर महीने सीधा सीधा आर्थिक नुकसान है ना। 25% का फर्क अगर कई सालों तक चलता रहे तो ये रकम बहुत बड़ी हो जाती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी हो जाती है। जब उन्हें सही गाइडेंस मिली और पीसीडीए ने उनका नया पीपीओ निकाला, जिसमें उनकी 60% डिसेबिलिटी को ब्रॉड बैंडिंग नियमों के तहत 75% माना गया और इसे 2016 से लागू किया गया। जैसे ही ये रिवीजन हुआ ना, उनके खाते में 2,20,799 रुपए का एरियर तुरंत क्रेडिट हो गया। ये जानकारी हमारे सभी कर्मचारियों और फौजी भाइयों के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, ऐसी ही सटीक अपडेट्स के लिए सरकारी साथी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, ये वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समस्या न सिर्फ पीपीओ की गलतियों तक सीमित नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि पेंशनर्स अपने रिकॉर्ड ऑफिस में नाम बदलवाने या जन्मतिथि सुधरवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। हाँ, वो तो है। और महीनों तक कोई जवाब ही नहीं आता। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से फाइलें जाती हैं और फिर उनका कोई अता पता नहीं रहता। कोई फीडबैक लूप ही नहीं है कि काम हुआ या नहीं हुआ। वही ना। एक और उदाहरण देखिए। एक पेंशनर ने अपनी पत्नी का नाम अपडेट करने के लिए अप्लाई किया। ओके। सितंबर 2025 में पार्ट 2 ऑर्डर पास भी हो गया था कि नाम बदल गया है। ओके, मतलब काम हो गया था। हाँ, लेकिन पेंशनर को इस बात की कोई सूचना नहीं दी गई। वो 5 मई 2026 तक परेशान रहे कि उनका काम हुआ या नहीं। मतलब 8 महीने तक कोई जवाब नहीं, जबकि काम पूरा हो चुका था। तो ऐसे में कोई बुजुर्ग पेंशनर आखिर क्या करे? यहीं पर सीपी ग्राम्स काम आता है। ये सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है। हाँ, वो जो ऑनलाइन पोर्टल है। बिल्कुल। जब वहां सही तरीके से शिकायत दर्ज की गई ना, तब जाकर तुरंत रिकॉर्ड ऑफिस से 5 मई 2026 को जवाब आया कि डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो चुका है और 2025 में ही नाम परिवर्तन का पार्ट 2 ऑर्डर हो गया था। अच्छा, तो मतलब पोर्टल से सीधा दबाव पड़ता है। हाँ, सीपी ग्राम्स की खासियत यह है कि ये सीधे मंत्रालयों की निगरानी में काम करता है, इसलिए वहां से जवाब आना तय होता है। तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका सीधा मतलब है कि चुपचाप बैठकर इंतजार करना समाधान नहीं है। सही जगह यानी सीपी ग्राम्स पर आवाज उठाना ही उस ताले की चाबी है। बिल्कुल सही का। और एक बार जब रिकॉर्ड ऑफिस से वो सूचना आ जाए तो उसके बाद सिस्टम काफी आसान है। वो कैसे? पेंशनर्स खुद स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। वहां एक मैनेज प्रोफाइल सेक्शन होता है। वहां जाकर अपनी पर्सनल डिटेल्स और बैंक डिटेल्स खुद अपडेट कर सकते हैं। जब सिस्टम प्रूफ मांगेगा तो रिकॉर्ड ऑफिस से आया हुआ वही लेटर वहां सबमिट कर देना होता है। लेकिन देखिए, स्पर्श पोर्टल को लेकर कई बुजुर्ग पेंशनर्स के मन में एक झिझक रहती है। उन्हें लगता है कि यार कहीं कुछ गलत क्लिक हो गया तो पेंशन ना रुक जाए। हाँ, ये डर स्वाभाविक है, लेकिन अब कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी हर जगह मौजूद है। हाँ, सीएससी तो अब हर गांव और शहर में है। बिल्कुल। वहां जाकर नोडल ऑफिसर की मदद से ये पोर्टल बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक फॉर्म भरने की बात नहीं है, ये अपने हक को क्लेम करने की बात है। सही बात है। जब तक कर्मचारी अपने दस्तावेजों की खुद ऑडिटिंग नहीं करते ना, तब तक सिस्टम किसी की गलतियां खुद से आकर ठीक नहीं करेगा। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे पुराने रिकॉर्ड्स की एक छोटी सी गलती सुधारने से परिवार का वर्तमान सुरक्षित हो सकता है। लेकिन अगर हम भविष्य को सुरक्षित करने की बात करें, खासकर ये जो बढ़ती महंगाई है, इसके खिलाफ तो सारा ध्यान 8वें पे कमीशन पे चला जाता है। हाँ, सैलरी रिवीजन का ये सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसका इंतजार हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर कर रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा बहस फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। और यही पर ना गणित थोड़ा उलझ जाता है। हाँ। अगर हम महंगाई दर और मौजूदा डीए/डीआर के आंकड़ों को देखें, हाँ, तो गणित के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर 1.92 या ज्यादा से ज्यादा 2.08 के आसपास बैठता है। तो फिर ये 3.833 की मांग अचानक से कहां से आ गई? मतलब क्या ये सिर्फ हवा में तीर चलाया जा रहा है? देखने में ये ना एक बहुत बड़ा उछाल लगता है और कई लोग इसे असंभव भी मान रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का जो गणित है वो बहुत ही लॉजिकल है। इसका असली राज फैमिली यूनिट के कॉन्सेप्ट में छिपा है। फैमिली यूनिट? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हाँ, आखिर ये फैमिली यूनिट तय कैसे होती है?
देखिए, जब भी कोई पे कमीशन बेसिक सैलरी तय करता है तो वो ये देखता है कि एक कर्मचारी को अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कम से कम कितने पैसों की जरूरत है। अच्छा। इसके लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है जिसे डॉक्टर एक्रॉयड फॉर्मूला कहा जाता है। 7वें पे कमीशन में इस कैलकुलेशन के लिए एक परिवार को कुल 3 फैमिली यूनिट माना गया था। 3 फैमिली यूनिट, मतलब अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो इसमें एक कर्मचारी खुद, जीवन साथी और शायद 1-2 बच्चों को गिना जाता होगा। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने। इस कैलकुलेशन में कर्मचारी को खुद 1 यूनिट माना गया, उनकी पत्नी को 0.8 यूनिट माना गया ओके। और 2 बच्चों को मिला के 1.2 यूनिट माना गया। इन सबको जोड़ दे तो कुल मिला के 3 फैमिली यूनिट्स बनते हैं। एक सेकंड। इस पूरे गणित में माता पिता का तो कोई जिक्र ही नहीं है। मतलब सरकार ये मानकर चल रही थी कि एक कर्मचारी की सैलरी में सिर्फ पति, पत्नी और बच्चों का ही खर्च चलना है। हाँ, यही 7वें पे कमीशन का सबसे बड़ा लूप होल था। माता पिता को इस आर्थिक कैलकुलेशन से पूरी तरह बाहर रखा गया था। ये तो बहुत अजीब बात है। एक कमीशन के सामने कर्मचारी संगठनों ने ये पुरजोर मांग रखी है कि इस फॉर्मूले को बदला जाए। मांग ये है कि 3 की जगह 5 फैमिली यूनिट को आधार बनाया जाए। और इस 5 यूनिट की मांग में माता पिता को शामिल करने की बात हो रही है ना? जी हाँ, कानूनी तौर पर भी और नैतिक तौर पर भी माता पिता की देखभाल करना बच्चों का दायित्व है। सीनियर सिटीजन्स के मेडिकल खर्चे और जो जीवन यापन का खर्च है वो लगातार बढ़ रहा है। सही बात है, दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई आजकल। वही तो, ऐसे में सैलरी का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो माता पिता की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम हो। ये तर्क तो बिल्कुल ठोस है, लेकिन मैं थोड़ा इस पे सवाल उठाना चाहूंगा। क्या सरकार सच में माता पिता को इस आर्थिक गणित में शामिल करेगी? या फिर ये सिर्फ एक नेगोशिएशन की रणनीति है, जैसे हम बाजार में मोल भाव करते समय जानबूझकर ज्यादा मांगते हैं ताकि बीच के किसी नंबर पर बात बन जाए? देखिए, ये सवाल बहुत लाजमी है कि क्या सरकार इसे मानेगी। लेकिन इस बार ना इस मांग के पीछे एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट यानी एक बहुत बड़ा आधार सेट हो चुका है। अच्छा, वो क्या है? हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने एक बहुत अहम फैसला लिया है। उन्होंने सरकारी आवास आवंटन यानी जो क्वार्टर्स अलॉटमेंट होता है ना, उसके लिए 3 की जगह 5 फैमिली यूनिट को अप्रूव कर दिया है। ओह, मतलब घर देने के मामले में सरकार ने आधिकारिक तौर पर मान लिया है कि परिवार में अब 5 यूनिट्स होती हैं और माता पिता साथ रहेंगे। एग्जैक्टली। सरकारी पॉलिसियों में अक्सर देखा गया है कि जो प्रशासनिक नियम बनते हैं ना, वही बाद में आर्थिक नियमों का आधार बनते हैं। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। बिल्कुल। जब रहने के लिए 5 यूनिट्स की जगह दी जा रही है और ये माना जा रहा है कि माता पिता भी साथ रहेंगे, तो उनके खाने, दवाइयों और जीवन यापन के खर्च के लिए भी तो 5 यूनिट्स का ही आधार होना चाहिए। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। ये कोई मोलभाव नहीं है, बल्कि सरकारी नियमों का ही तार्किक विस्तार है। हाँ, और यही वो लॉजिक है जो 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग को एक मजबूत और जस्टिफाइड मांग बनाता है। बिल्कुल। अगर सरकार 5 फैमिली यूनिट के इस आधार को पे कमीशन में स्वीकार कर लेती है ना, तो फिटमेंट फैक्टर का गणित 1.92 से उछलकर सीधे 3.833 या उसके आसपास पहुंच सकता है। ये बहुत ही शानदार इंसाइट है। मतलब ये सिर्फ नंबर गेम नहीं है, ये इस बात की लड़ाई है कि सरकारी कागजों में एक परिवार की परिभाषा आखिर है क्या। सही कहा। और देखिए, परिवार की परिभाषा को लेकर जो ये लड़ाई 8वें पे कमीशन में लड़ी जा रही है, उसकी असली अहमियत तब समझ आती है जब कोई फौजी या पेंशनर इस दुनिया में नहीं रहता। सिस्टम एक परिवार के साथ कैसा सलूक करता है, इसका एक बहुत ही भावुक उदाहरण हाल ही में सामने आया है। हाँ, ये लाइफ टाइम एरियर्स यानी LTA का एक बेहद भावुक और अहम केस है जो सिस्टम की कार्यप्रणाली पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। ये केस असल में है किस बारे में, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। ये सिपाही राम सूरत जी की कहानी है। उन्होंने 26 जनवरी 1944 को इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। 1944? मतलब आज़ादी से भी पहले की बात है। एक बहुत लंबा सेवा काल रहा होगा उनका। हाँ, बाद में उन्होंने डिफेंस सिक्योरिटी कोर ज्वाइन किया और वहीं से वो पेंशन ले रहे थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? जब राम सूरत जी की मृत्यु हुई ना, तो नियमों के हिसाब से उनकी पत्नी कृष्णा देवी जी को फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल।
ये कोई मेहरबानी नहीं थी, ये उनका कानूनी हक था। जो कि एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होना चाहिए था ना, मतलब जब एक पेंशनर की मृत्यु होती है तो उसके जीवन साथी की पेंशन तुरंत शुरू होनी चाहिए। हाँ, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन सरकारी महकमे ने कोई कोशिश ही नहीं की। अक्सर देखा गया है कि दूर दराज के इलाकों में रहने वाली बुजुर्ग विधवाओं को ना सरकारी प्रक्रियाओं की ज्यादा जानकारी नहीं होती। हाँ, वो तो है। और विभाग अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करता। रिकॉर्ड ऑफिस और पेंशन बांटने वाली संस्थाओं की जिम्मेदारी थी कि वो जरूरी कागजात मांगते और उनका पीपीओ इशू करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यार, ये सुनकर सच में बहुत निराशा होती है। मतलब एक फौजी की विधवा पेंशन के लिए इंतजार कर रही है और फाइलें बस एक टेबल से दूसरी टेबल पर धूल खा रही हैं। और त्रासदी यहीं खत्म नहीं हुई। सबसे दुखद बात यह है कि 2009 में कृष्णा देवी जी का निधन हो गया। अरे, और उन्हें अपनी जिंदगी में कभी वो फैमिली पेंशन नहीं मिली जिसकी वो असल में हकदार थीं। बिना एक भी पैसा फैमिली पेंशन पाए उनका निधन हो गया। ये तो सिस्टम की बहुत बड़ी विफलता है। बिल्कुल। इसके बाद उनके बेटे ने ये लड़ाई लड़ी, लेकिन दुर्भाग्य से बेटे की भी मृत्यु हो गई। बाप रे, फिर क्या हुआ? अंत में सिपाही राम सूरज जी की विधवा बहू ने इस अन्याय के खिलाफ एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने LTA यानी लाइफ टाइम अरियर्स के लिए आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया। यहाँ एक सवाल उठता है कि कानूनी तौर पर लाइफ टाइम एरियर्स एक विधवा बहू को कैसे मिल सकते हैं? क्या सीधे तौर पर सिर्फ पत्नी या बच्चों का ही हक नहीं होता इसमें? देखिए, यही इस केस की सबसे बड़ी कानूनी बारीकी है। लाइफ टाइम एरियर्स का मतलब वो सारा पैसा जो कृष्णा देवी जी के जीवित रहते हुए उन्हें मिलना चाहिए था। अच्छा। जब वो जीवित थी तो वो पेंशन उनका कानूनी हक था। जब तक वो जीवित रहीं, वो सारा पैसा उनके नाम पर इकट्ठा होता रहा, जिसे एस्टेट या संपत्ति का हिस्सा माना जाता है। ओके, मतलब वो उनके खाते का पैसा बन चुका था कानूनी तौर पर। हाँ, तो उनके निधन के बाद वो हक उनके कानूनी वारिस यानी बेटे में ट्रांसफर हुआ, और बेटे के निधन के बाद कानूनी वारिस के तौर पर वो अधिकार बहू के पास चला गया। समझ गया। मतलब अधिकार उसी समय से गिना जाएगा जब वो असल में लागू होना चाहिए था। अब कोर्ट का क्या रुख रहा है इस पूरे मामले पर? कोर्ट ने पैराग्राफ 9 में बहुत ही सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने साफ कहा कि ये अधिकारियों का लैकडाइजिकल अप्रोच है। लैकडाइजिकल अप्रोच यानी बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना और लापरवाह रवैया। कोर्ट की यह टिप्पणी बहुत मायने रखती है। जब एक फौजी की मृत्यु होती है तो असल में ये अधिकारियों का कर्तव्य है कि वो परिवार तक पहुंचे और पेंशन चालू करें। बिल्कुल। कोर्ट ने माना कि सिस्टम ने अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स हासिल करने की कोई कोशिश ही नहीं की थी। इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि 3 महीने के भीतर विधवा बहू को कृष्णा देवी जी का पूरा लाइफ टाइम एरियर चुकाया जाए। और क्या इतने सालों की जो देरी हुई है उसके लिए कोई हर्जाना या ब्याज भी लगाया गया? जी हाँ, माननीय कोर्ट ने 6% सालाना ब्याज के साथ पूरे अमाउंट का भुगतान करने का आदेश दिया है। ये ब्याज सिर्फ एक आर्थिक भरपाई नहीं है, बल्कि सिस्टम की सुस्ती पर एक तरह का जुर्माना भी है। ये फैसला न सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक सख्त चेतावनी है। बिल्कुल। ये बताता है कि किसी के जायज हक को आप फाइलों में दफन नहीं कर सकते। एक विधवा बहू का अपने सास ससुर के हक के लिए लड़ना और जीतना, ये दिखाता है कि अगर सही तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ी जाए ना, तो न्याय जरूर मिलता है। हाँ, आज इस पूरी चर्चा में जिन भी मामलों पर बात हुई, चाहे वो ओम प्रकाश जी के पीपीओ में 1979 की गलत डिस्चार्ज डेट का मामला हो, या फिर 8वें पे कमीशन में 5 फैमिली यूनिट्स का लॉजिक हो, या फिर राम सूरज जी की बहू का सालों लंबा संघर्ष हो, इन सब में एक ही बात साफ तौर पर उभर कर आती है कि जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर सही प्रक्रियाओं और अधिकारों की जानकारी नहीं है ना, तो सिस्टम की खामियों का नुकसान पूरे परिवार को उठाना पड़ता है। हाँ, सिस्टम अपने आप आके मदद नहीं करेगा। कर्मचारियों और पेंशनर्स को खुद CP ग्राम्स और स्पर्श जैसे जो टूल्स हैं, उनका इस्तेमाल करना सीखना ही होगा। और यही इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी है। देखिए, जानकारी को सिर्फ सुनना काफी नहीं है, उसे अपने कागजातों पर अप्लाई करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक भी आपकी पेंशन को आधा कर सकती है, जैसा कि हमने डिसेबिलिटी परसेंटेज वाले केस में देखा था। सही बात है। तो हर कर्मचारी और पेंशनर को आज ही अपना पीपीओ और जो सर्विस रिकॉर्ड है उसे निकालकर चेक करने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दस्तावेजों में कोई छोटी सी गलती छिपी हो, कोई गलत तारीख या गलत नाम लिखा हो, जो आगे चलकर परिवार के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई का कारण बन जाए। हाँ,
आज निकाला गया आधा घंटा आने वाले कल में परिवार के कई साल बचा सकता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।